हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 5 के यूनिट नंबर 3 के, जिसमें हमें बात करनी है एस्ट्रिंजेंट्स के रिलेटेड, बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करनी है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग, जिसमें हमें बात करनी है सबसे पहले एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में, फिर सेकेंड हमें बात करना है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंड नेक्स्ट हमें बात करना है एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में। एस्ट्रिंजेंट्स होते क्या हैं? ठीक है, तो ये क्या है? द सबस्टेंस दैट कोज द कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज ऑफ टिश्यू एंड दैट ड्राई अप सिक्रीशन, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो क्या कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कर दे यानी कि सिकुड़ दे, और या फिर श्रिंक कर दे, ठीक है, किसी भी टिश्यू को, उनको बोला जाता है एस्ट्रिंजेंट्स। अब देखिए, एस्ट्रिंजेंट्स जो होते हैं वो मेडिकल में भी यूज किए जाते हैं और वो कुछ कॉस्मेटिक में भी यूज किए जाते हैं, यानी कि दोनों में इनका यूजेस है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये वो सबस्टेंस होते हैं जो क्या कर दे, किसी भी टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट कर दे और श्रिंक कर दे यानी कि सिकुड़ दे। एंड ड्राई अप सिक्रीशन, यानी कि कहीं से अगर सिक्रीशन हो रहा है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करके उसको क्या कर दे, ड्राई कर दे। तो मेनली इनका क्या है रोल है कि इनका जो पर्टिकुलर मतलब नीड होती है वो हमारा कॉस्मेटिक में भी नीड होता है और वो हमारा मेडिकल में भी नीड होता है। बात करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इनको यूज करते हैं और किस कैटेगरी में हम उनको यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट यूजेस अगर मैं आपको बताऊं तो हम एस्ट्रोजेंस को यूज करते हैं ब्लड वेसल्स को नैरो करने के लिए। ठीक है, जब हमारा जो ब्लड फ्लो है या फिर जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो हमारा क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है यानी कि चौड़ा हो जाता है, तो उसको सिकुड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम एस्ट्रिंजेंट्स का यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि ब्लड वेसल्स का ब्रॉड होना कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे एपिनेफ्रिन हो गया या फिर हम कोकेन अगर यूज करते हैं तो उसमें एस्ट्रिजेंट्स रहते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक की अगर बात की जाए तो कॉस्मेटिक में मेनली हमारा जो कॉस्मेटिक उतारने के लिए हम लोग जो लिक्विड यूज करते हैं उसमें एस्ट्रिंजेंट्स रहता है। ठीक है, उसके बाद दे आर कैपेबल ऑफ अरेस्टिंग हैमरेज, यानी कि इनको हम कभी कभी हैमरेज वाली कंडीशन में भी यूज करते हैं। जब हैमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लड लॉस होना, तो ब्लड को रोकने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, यानी कि हम इनको यूज करते हैं जब स्टमक से या इंटेस्टाइन से म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको एस्ट्रिंजेंट्स को यूज करते हैं बाय प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन। तो यानी कि इसका यूज हम कब कब कर सकते हैं, इसका यूज हम कोगुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैप्टिक अल्सर में हम इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करने में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं किसी भी ब्लड वेसल्स को नैरो करने के लिए, जिससे कि ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए। ठीक, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं मेनली कि अगर हमें हेमरेजिक कंडीशन है यानी कि हमारा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कोग्नोसी है। तो कोग्नोसी मतलब यानी कि हम लोग प्लांट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, हमारा मेडिकल यूजेस भी होते हैं, मेडिकल भी हमारा टर्म यूज होती है। ठीक है, अगर एस्ट्रिजेंट्स की ही बात की जाए तो कभी कभी हम इसको यूज करते हैं डायरिया में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोर थ्रोट में हम यूज कर सकते हैं, पैप्टिक अल्सर में हम यूज कर सकते हैं, हेमरेजिक मैंने आपको बताया अभी कि किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। ब्यूटी की बात की जाए, अगर भाई स्किन यूजेस अगर बात की जाए तो हम इसको क्या है, स्किन केयर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, जिसमें मेकअप को रिमूव करने का ये स्टेप होता है। यानी कि जब आप मेकअप जो लेडीज होती हैं वो मेकअप कराती हैं, उसको उतारने के लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑयल टाइप आता है जिसको हम यूज करते हैं और हमारा सारा मेकअप उतर जाता है, तो डेट इज एस्ट्रिंजेंट्स।
एस्ट्रिजेंट्स में हमारे पास सबसे पहला आता है हमारे पास ब्लैक कैटेचू। ब्लैक कैटेचू आपने कत्था सुना होगा, हिंदी में कत्था बोला जाता है। ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है, एस्ट्रिजेंट्स भी हम इसमें यूज मतलब उसकी तरह भी हम यूज करते हैं, डाई में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या फूड एडिटिव्स के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक कैटेचू का जो सिनोनिम है वो है कच्छ, या फिर हिंदी में कत्था, या फिर आप खदीर भी बोल सकते हैं, खादिर, या फिर खेर आप बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग हैं, जैसे हिंदी में इसको कत्था बोला जाता है। ठीक है, फैमिली की अगर बात की जाए तो लेग्यूमिनेसिस की फैमिली है, क्योंकि आप लोग कोग्नोसी पढ़ रहे हैं, तो कोग्नोसी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिनोनिम, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स और थेरेपेटिक यूजेस। सबसे ज्यादा अगर आप इसमें पढ़ने बैठते हैं, और इसमें देखिए इसमें कोई समझने वाली बात तो नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, मतलब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इनके कुछ नाम है तो वही नाम है और वही आपको याद करने पड़ेंगे। आप फ्लो चार्ट से याद करें, आप लिख लिख के याद करें, या फिर आप कैसे भी याद करें, क्योंकि पास होने का कोग्नोसी में यही सोर्स होता है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये ड्राई एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है हार्टवुड, यानी कि जो वुड का तने का पार्ट होता है जिसको हम हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है, प्लांट का नाम होता है अकेसिया कटैचू, यानी कि अकेशिया कटैचू के तने से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, मतलब ड्राई करके एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि जैसे कलर, तो ये क्या होता है, लाइट ब्राउन टू ब्लैक होता है। ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। टेस्ट में वेरी एस्ट्रिंजेंट होता है। साइज की बात की जाए तो 2.5 to 5 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो 10% इसमें रहता है एका कैटेचिन, ब्लैक कैटेचू इसमें रहता है, कैटेचू रेड इसमें रहता है, क्वारसिटिन इसमें रहता है, क्वारसिटिन, और गम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो ये स्टेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। स्टेप्टिक क्या होता है, जब कहीं पे भी ब्लीडिंग होती है, किसी भी वाउंड पे ब्लीडिंग होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटी डायरियल एजेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद कहीं पे माउथ में और गम के को रिलैक्स कंडीशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। थ्रोट में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कत्था होता है, यानी कि जो हमारा ब्लैक का टैटू है, उसको हम एज एस्ट्रिंजेंट्स भी यूज करते हैं। फॉर कूलिंग एंड डाइजेस्टिव पर्पज हम इसको यूज करते हैं। दूसरी बात, इसमें इसको जो हम यूज करते हैं वो प्रिंटर इंक के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, यानी कि जो प्रिंटर में इंक डलती है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माइरोबेलन। माइरोबेलन जिसको हम हरड़ भी बोलते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात की तो ट्रिबेलिक माइरोबेलन इसका सिनोनिम्स है, हरड़ है और हैरतकी है। ठीक है, क्योंकि कोग्नोसी में यही इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं, सिनोनिम, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस। तो यही आपको इसमें याद करना है और इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। फैमिली की अगर बात की जाए तो कॉम्ब्रिट्रेसी इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये मैच्योर ड्राई फ्रूट से लिया जाता है, टर्मिनेला चुबुला के। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो अगर हम माइरोबेलन में 30% जो रहता है वो टेनिस रहता है, यानी कि टेनिस को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, यानी कि हम तोड़ें, तो उसमें हमें चुबेलिनिक एसिड मिलेगा और डी गैलोलियल ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री टेनिक एसिड होता है, गैलिक एसिड होता है, इलाजिक एसिड होता है और रेजिन्स होता है माइरोबेलेनिन। ठीक है, एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोलाइड्स होते हैं, क्योंकि इसमें एंथ्राक्यूनिन की प्रॉपर्टी से ही हमारे एस्ट्रोजेंस डिराइव्ड होते हैं। तो इसमें सेनोसाइड्स होता है, मतलब ये सारे के सारे क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो जो माइरोबेलन होता है वो इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिसिन में यूज होता है डिफरेंट डिजीज को ठीक करने के लिए। जैसे हम इसको एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं क्रॉनिक अल्सर में, किसी वाउंड में, पाइल्स में, या फिर किसी स्टमक से रिलेटेड डिजीज में।
और सेकंड आपने त्रिफला का नाम सुना होगा, तो त्रिफला भी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि त्रिफला को बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हरड़ मेनली बहुत ज्यादा यूजफुल होती है स्टमक के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो पाउडर होता है वो मेनली डेंटल प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है, मतलब काफी यूज है हमारा। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम सिंथेटिक ही सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, मेडिसिन यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो दवाइयां बनाई जाती थी सबसे ज्यादा वो जड़ी बूटी से बनाई जाती थी, और कॉग्नोसी जो हमारा पार्ट है वो प्लांट से रिलेटेड पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम और ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम आपने एचएपी में पढ़ा होगा, कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, ये आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आज हम कोग्नोसी में बात करेंगे ऐसी कौन सी प्लांट ड्रग होती हैं जो हम नर्वस सिस्टम पे एक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे नर्वस सिस्टम को 2 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे ये आपको फ्लो चार्ट से भी शो किया गया है, आप भी अपने एग्जाम के टाइम पे इसको बना सकते हैं, यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो नर्वस सिस्टम वही है आपका, आप जानते भी होंगे, इसको सीएनएस और पीएनएस 2 में कन्वर्ट किया जाता है। फिर जो हमारा सीएनएस होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारा ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा ब्रेन में फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है। ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्या क्या इनके काम होते हैं, तो वो सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जैसे गैंग्लिया क्या होता है, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस क्या होता है, ये मतलब सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, पोन्स आपका क्या होता है, मेडुला क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑलरेडी आपको दिखाया गया है फ्लो चार्ट में कि भाई इस बारे में, यानी कि इनके जो पर्टिकुलर पार्ट है उन पे कौन कौन सी प्लांट मेडिसिन एक्ट करती हैं। अब यहाँ पे जो है बेसिक इंट्रोडक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, डेट इज सीएनएस। ठीक है, ब्रेन डेफिनेटली सी बात है बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए मोस्टली, जैसे बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग अवेयरनेस, मूवमेंट, सेंसेशन, ठीक है, थॉट, स्पीच, मेमोरी, ये सब हमारा काम ब्रेन करता है। ठीक है, दे आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग डेट वर्क ऑन द सीएनएस, यानी कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स के टाइप्स होते हैं जो हमारे सीएनएस पे काम करते हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक हो गया, एंटी कन्वल्जेंट हो गया, एंटी इमेटिक हो गया, एंटी पार्किंसन एजेंट्स हो गए, मसल्स रिलैक्सेंट हो गए। ये जो वर्ड है ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में जो आपने ड्रग पढ़ी होगी वो सिंथेटिक है। आज हम नेचुरल ड्रग के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। इट इज कंसीडर्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब जो ऑटोमेटिकली हमारा काम होता है एंड कंट्रोल द फंक्शंस, जैसे कि रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारा काम हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है। सबसे पहला प्लांट ड्रग इसमें आता है हायोसाइमस। ठीक है, तो हायोसाइमस का सिनोनिम्स क्या है, हेनबीन और हायोसाइमस लीफ। फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप, यानी कि ड्राई लीव्स और फ्लावर का टॉप होता है प्लांट में, नोन एज हायोसाइमस नाइगरलिन। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए, इट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हैनबीन लीव, यानी कि हैनबीन लीव में से एल्कोलॉइड्स हायोसाइमीन निकलता है जो क्या करता है, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एट्रोपिन और हायोसाइन इसमें रहता है, मतलब आपस में ये रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कैलोपेलामाइन। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो ये एंटी स्पाज्मोटिक, हिप्नोटिक्स एंड मिल्ड डायरेटिक्स में यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये पेन रिलीफ, पेन भी यूज किया जाता है, मतलब पेन रिलीफ के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्पाज्म यानी कि ऐंठन, यूरिनरी ट्रैक्ट को रिलीव करने के लिए भी यूज होता है। सेडेटिव और एंटी एस्थमेटिक भी ये यूज होता है। तो ये क्या है, थेरेपेटिक एफिकेसी है। सेकेंड ड्रग हमारे पास आता है बेलाडोना। सिनोनिम्स की बात की जाए तो बेलाडोना लीफ और बेलाडोना हर्ब इसके सिनोनिम्स है।
फैमिली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राई लीव्स और एरियल पार्ट ऑफ एट्रोपा बेलेडोना लीन इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो एल्कलॉइड्स इसमें रहते हैं, जिसमें कि हमारा एल हायोसाइमीन रहता है, बेलेडोनिन रहता है। अदर कंपोनेंट्स में एट्रोपिन, एपोएट्रोपिन, एस्कोलिन, बेलेडोनिन और अदर कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में स्वेट, जो सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। नैरो एंगल ग्लूकोमा में हम यूज कर सकते हैं। नैरो एंगल ग्लूकोमा का मतलब होता है जिसमें हमारी आईज में वाटर का जो एक्सक्रीशन होता है वो नहीं हो पाता, जैसे धूल मिट्टी या फिर जैसे रोते टाइम आंसू, ठीक है, या फिर जैसे धूल मिट्टी गिरती है तो उस एकदम से आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो हमारी आईज में फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम नैरो एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। यानी कि जिस पर्टिकुलर पार्ट से आईज में हमारा वाटर, जब भी कोई डस्ट या कोई अदर पार्टिकल्स गिरता है और आपकी आंखों से आंसू पानी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिस पर्टिकुलर एरिया से वो निकलते हैं वो ब्लॉक हो जाता है, दैट इज नैरो एंगल ग्लूकोमा। उसके बाद ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है यानी कि यूरिन जो है वो पास नहीं हो पाएगा ब्लैडर से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, इनलार्ज हो जाएगा प्रोस्टेट एंड अदर यूरिनेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। इनलार्ज प्रोस्टेट यानी कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा लार्ज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा है स्टमक और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूडिंग पैरालाइटिक इलियस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम इसको यूज करते हैं। और टॉक्सिक मेगा कोलोन, ठीक है, टॉक्सिक मेगा कोलोन का मतलब है जब हमारा जो कोलोन है वो स्वेल हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, लार्जर साइज का हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है एफेड्रा। सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स है मोहंग, ठीक है। नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है मोहंग, यानी कि ये सबसे ज्यादा चाइना में यूज होने वाली दवाई है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है। फैमिली की बात करें तो एफिड्रेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये ड्राइड यंग स्टेम्स एफेड्रा जेराडियाना वॉल के थ्रू ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है, वहां से ये लिया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो 1 to 1.5% इसमें क्या रहता है, एल्कोलॉइड्स ऑफ एफिड्रीन, ठीक है। एफिड्रीन मतलब एल्कोलॉइड्स रहता है। एमिनो एल्कोलॉइड्स इसमें रहता है, यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हैं। और एल मिथाइल एफिड्रीन इसमें रहता है। डी मिथाइल आइसो एफिड्रीन रहता है। एफिड्रीन रहता है, प्यूसिडो एफिड्रीन रहता है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, यानी कि जो दौड़ते हैं, धावक होते हैं, उनमें हम इसको यूज करते हैं एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद अर्ली रिलीफ अस्थमा में हम इसको यूज कर सकते हैं। अर्ली मतलब जो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है अस्थमा, तो उसको रिलीफ करने में हम इसको यूज कर सकते हैं। वूफिंग कफ में हम यूज कर सकते हैं। नेजल कंजेशन में यूज कर सकते हैं। कफ, फीवर और चिल्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आता है ओपियम, जिसको आप हिंदी में अफीम बोलते हैं या फिर इसको हम पॉपी टीयर्स भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पॉपी टीयर्स, ठीक है। फैमिली की बात की जाए तो रॉ ओपियम, सिनोनिम्स की बात की जाए तो रॉ ओपियम इसका सिनोनिम्स है। फैमिली इसकी है पेपरोएसी, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ओपियम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लेटेक्स। ड्राइड लेटेक्स, लेटेक्स का मतलब होता है जो पेड़ के अंदर से निकलता है। ऑब्टेन फ्रॉम द अनरिप्ड सीड्स, अनरिप्ड सीड्स का मतलब जो पका हुआ नहीं है। कैप्सूल ऑफ द प्लांट, जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स को कंटेन करते हैं, ठीक है, विच अकर नेचुरली इन द लार्जेस्ट अमाउंट आर, यानी कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट जो रहती है वो मॉर्फिन की रहती है, नार्कोटीन की रहती है और कोडीन की रहती है। नार्कोटीन और कोडीन की इसमें सबसे ज्यादा
अमाउंट रहती है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस को रिड्यूस करने में दिया जाता है, पेन को रिलीफ करने में दिया जाता है, एंटी डायरियल में यूज किया जाता है, फॉर कॉमन कोल्ड कफ इंसोम्निया में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इट वर्क्स बाय स्लोइंग द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि ये पर्टिकुलर क्या है, इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टी लीव्स, जिसको आप हिंदी में चाय पत्ती भी कहते हैं। तो सिनोनिम्स की बात की जाए तो फिग लीफ और चाय पत्ती और अगुर इसको बोला जाता है। फैमिली है इसका थिएसी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये लीव और लीफ बर्ड से प्रिपेयर होता है। जो ये कहाँ से होता है, इसका सोर्स क्या है, थियासाइनेसिस इसका सोर्स है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें रिच सोर्स कैफीन होता है 1 to 5% और थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन भी इसमें कंटेन होते हैं, रहते हैं बट माइनर क्वांटिटी में। टी लीव के कलर की बात की जाए तो ड्यू टू टेनिन इसका कलर रहता है टी लीव का 10 to 20% गैलोटोनिक एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसकी पर्टिकुलर जो टी लीव्स होती है उसमें प्रोटीन, वैक्स, रेजिन्स, एशेस भी रहता है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो इट इज यूज्ड एज स्टिमुलेंट, यानी कि स्टिमुलेंट के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं और डायूरेटिक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज। ठीक है, इंकरेज वेट लॉस, जो आपने देखा होगा ना ग्रीन टी। ठीक है, और लोअर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये सब इसमें हमारा रहता है। उसके बाद फिर टी ऑल्सो अपेयर टू हैव एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज, यानी कि इसके पास एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज भी रहती है, इसीलिए बोला जाता है ग्रीन टी पीजिए। ठीक है, पेट साफ रहता है, हेल्दी रहते हैं, स्टिमुलेंट एक्टिविटी रहती है, वेट लॉस होता है, तो ये सब इसी की कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉफी सीड्स। कॉफी भी आपने सुना होगा। सिनोनिम्स की बात की जाए तो कॉफी बीन इसको बोला जाता है, कॉफी सीड्स आप इसको बोल सकते हो, अरेबिका कॉफी बोल सकते हो, अरेबियन कॉफी बोल सकते हो। उसके बाद आप ब्राजीलियन कॉफी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो रूबिएसीज की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये जो बायोलॉजिकल सोर्स कॉफी का हमारे पास रहता है, ये ड्राइड रिप सीड, रिप का मतलब जो पूरा पका हुआ होगा उसके बाद इसको निकाल लिया जाता है, और कॉफी या अरेबिका लीन इसमें प्लांट होते हैं जहां से इसको निकाला जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो कैफीन इज द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉफी प्रेजेंट इन द कॉफी बीन, यानी कि कैफीन इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टेनिन रहता है, फिक्स्ड ऑयल रहता है, प्रोटीन्स रहता है, और ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉफी बीन। ठीक है, उसके बाद द अमाउंट ऑफ कैफीन प्रेजेंट इन कॉफी बीन इज 2 to 3%, यानी कि सबसे ज्यादा यही रहता है आपका कैफीन ही कॉफी बीन में रहता है। अमाउंट ऑफ टेनिन जो है वो 3 to 5% है। 13% प्रोटीन रहता है, 10 to 15% फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट रहता है कॉफी बीन में। उसके बाद कॉफी कंटेन शुगर, शुगर भी इसमें रहता है इन द फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और कोलिनर्जिक और आपका कैफियोटैनिक एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है। द सीड्स कंटेन कैफीन एज द सॉल्ट ऑफ कोलिनर्जिक एसिड, यानी कि जो हमारा सीड्स में कैफीन प्रेजेंट रहता है उसमें जो पर्टिकुलर सॉल्ट रहते हैं वो कोलिनर्जिक एसिड कंबाइन विद पोटेशियम, पोटेशियम के साथ कंबाइन होके ये बनता है। ऑल्सो कंटेन निकोटिनिक एसिड, और इसमें क्या रहता है, निकोटिनिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, कैफीन इसमें प्रेजेंट रहता है, टेनिन, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन इसमें प्रेजेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे ये अमाउंट है इनकी। उसके बाद शुगर इसमें प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज, कोलिनर्जिक और कैफियोटेनिक एसिड। उसके बाद सॉल्ट इसमें रहता है, पर्टिकुलर कैफीन का जो सॉल्ट होता है कोलिनर्जिक एसिड, और आपका पोटेशियम के साथ कंबाइन रहता है, निकोटिनिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉफी सीड्स के थेरेपेटिक इफिकेसी। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है इट हैज कार्डियोटोनिक एक्शन। व्हाट इज कार्डियोटोनिक एक्शन, यानी कि जब हम इस ड्रग
को पर्टिकुलर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्डियोटोनिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारा हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में वो इम्प्रूव होता है, इजी तरीके से होता है, डेट इज कार्डियोटोनिक एक्शन। उसके बाद कॉफी का जो यूज है मेनली फीवर, गाउट, डायरिया, कफ और हैक्टिक में किया जाता है, और एंड इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो अस्थमा, एट्रोपिन पॉइजन, जॉन्डिस, मलेरिया, माइग्रेन या नेक्रोसिस या फिर ओपियम पॉइजन में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको कभी यूज किया जाता है डायूरेटिक एक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैफीन। उसके बाद कॉफी सीड्स का जो यूज है वो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी किया जाता है, जैसे कि आइसक्रीम, पेस्ट्री या फिर जो कैंडीज होती हैं उसमें एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है कोका, जिसको आप कोकेन भी बोलते हैं, सिनोनिम से कोका, कुका, कोकेन, फोलियम कोकी, ट्रिक्सुलो कोका और जावा कोका और बोलिवियन कोका। फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये कोका, इसका मेनली जो ड्राई लीव्स होते हैं और प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलोन कोका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एल्कलॉइड्स है, अबाउट 0.7 to 1.5% टोटल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद कोकीन प्रेजेंट रहता है, सिनामाइल कोकेन प्रेजेंट रहता है और अल्फा ट्रिक्सोलिन और कोका अमाइन इसमें प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इन जावा कोका और ट्रोपा कोकेन एंड 4 क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब ये भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं एडिशन विद अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उसके बाद माइल कोकेन इज द चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोका, यानी कि इसमें एक जो पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है दैट इज सिनामाइल कोकेन। नेक्स्ट इसमें आते हैं थेरेपेटिक इफिकेसी कोका की, तो इसमें मेजर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कोकेन, तो उसका जो यूज होता है सीएनएस को स्टिमुलेट एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए होता है कोकेन का। ठीक है, लीव्स आर यूज टू रिलीव फ्रॉम हंगर एंड फैटिग्यू, यानी कि जो लीव्स होती है वो कहीं ना कहीं हंगर और फैटिग्यू से रिलीफ दिलाती है। उसके बाद कोका लीव्स आर यूज्ड एज ए स्टिमुलेंट ऑफ सेरिब्रल एरिया एंड मसल्स स्टिमुलेंट, यानी कि सेरिब्रल एरिया को स्टिमुलेंट करने के लिए और मसल्स को स्टिमुलेंट करने के लिए कोका लीव यूज की जाती हैं। ठीक है, स्पेशली इनका जो पर्टिकुलर यूज होता है वो कन्वल्जन्स के टाइम पे होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन और स्टमक विदाउट अपसेटिंग द डाइजेशन में यूज इनका किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो हैज लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, यानी कि इनके पास लोकल एनेस्थेटिक एक्शन रहता है ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज यूज्ड एज डेंटल एनेस्थीसिया, यानी कि जब दांत का कोई सर्जरी होती है तो उसमें एनेस्थीसिया के टाइप में इसको दिया जाता है, एंड इन माइनर लोकल सर्जरी जैसे कि आईज की, ईयर की, नोज की या फिर थ्रोट की, तो अगर इस टाइप की कोई सर्जरी होती है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो हम हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, डेट इज एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सिंथेटिक कौन कौन सी होती है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज में या फिर अपनी केमिस्ट्री के चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे नोट्स कार्ड चैनल पे। तो यहाँ पे क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक्स टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन सच एज स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमें स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, बचाता है। ठीक है, The word hypertension is derived for the hyper यानी कि above और tender to stretch due to narrowing of peripheral blood vessels, यानी कि सिंपल सी बात है, हाइपरटेंशन कब होता है, जब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो कहीं ना कहीं हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम किससे कोज होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से होते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए क्या है, हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। तो जब भी अगर कोग्नोसी में इस टाइप का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो आप जैसे यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव है तो सबसे पहले आप हाइपरटेंशन की डेफिनेशन लिखे,
उसके बाद आप एंटी हाइपरटेंसिव की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद क्लासिफाई कर दे, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव में सबसे फर्स्ट ड्रग आती है रावोल्फियर, जिसका सिनोनिम है रावोल्फियर रूट, स्नेक रूट और छोटा चांद। फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी, बायोलॉजिकल सोर्स है, ये प्लांट के ड्राई रूट से कंसिस्ट होते हैं। प्लांट का नाम है रावोल्फियर सर्पेंटिना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो ये क्या है, इसमें अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, फाइटोस्टेरोल, फैटी एसिड, रिजरपाइन और आपका रेसिनामाइन, ये भी क्या है, अल्कोलॉइड्स हैं जो मेनली थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें इंडोल एल्कोलॉइड्स और इरिडोइड ग्लाइकोसाइड्स, उसके बाद 7 एपिलोगेनिन इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे सुक्रोज के न्यू डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कंटेन्ड एजमालाइन और एजमालाइसिन, यानी कि ये भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है थेरेपेटिक एफिकेसी। तो रावोल्फियर का यूज जो होता है वो मेंटल डिजीज में होता है। ठीक है, माइग्रेन जैसे हैक्टिक में हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसका जो यूज होता है वो हमारा ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस जो होते हैं, जिनकी एज हमारी 3.5 to 9 के बीच में होती है, उनके लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे वर्ड आया है आपका ऑस्टेटिक चिल्ड्रंस, क्या होते हैं, तो ये वो चिल्ड्रंस होते हैं जिनका ब्रेन अदर चिल्ड्रन से डिफरेंट काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है वैसोडाइलेशन। ठीक है, और लॉवरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, इस टाइप में हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसोमोटर सेंटर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ रावोल्फियर। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग ड्रग, ब्लैक कटेचू, रावोल्फियर एंड कॉफी सीड्स। तो जरूरी नहीं है कि यही वाली मेडिसिन के नाम आएंगे, लेकिन आपकी एक्सरसाइज करने के लिए आपको मतलब ये पता चल जाए कि भाई मेरे को और कितना ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए यहाँ पे कुछ सैंपल दिए गए हैं। तो फार्माकोग्नोसी के पेपर में पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सिनोनिम्स बताइए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ब्लैक कटेचू, रावोल्फियर, कॉफी सीड्स, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज एस्ट्रिंजेंट्स, एस्ट्रिजेंट्स क्या होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ बेलाडोना एंड एफिड्रा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ फैमिली, सिनोनिम एंड फैमिली ऑफ एफिड्रा, यानी कि क्या सिनोनिम है और क्या फैमिली से बिलोंग करता है जो हमारा एफिड्रा है। तो मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, इस पैटर्न में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एंटीटोसिव, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटीज, डायूरेटिक्स और एंटी डायसेंट्रिक और एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट और एंटी मलेरियल। तो ये टॉपिक हम अपना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.